लास्ट लेक्चर में हम लोग किया था। आज के लिए चैप्टर टू हमारा था साइज मशीन रिलेटेड वन बाय वन बात हो रही फास्टर मशीन। अच्छा, बात कर रहा है फास्टर मशीन कटिंग हाई कटिंग बात कर रहा है तभी हमारा फास्टर मशीन। तो उस केस में अब यहाँ कटिंग वेलोसिटी क्या होगी, हाई कटिंग वेलोसिटी और हाई और हाई हीट का साथ चलोगी। तो उस केस में टूल कह सकते हैं चार्ज हाई स्ट्रेंथ हाई आपकी क्या होनी चाहिए। अब उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हाई स्ट्रेंथ प्राप्त कर। तो फर्स्ट कह रहा है हाई कट बार बार टूल चेंज करना टाइमिंग कॉस्ट और कॉस्ट हमारी ऑल ओवर मशीनिंग कॉस्ट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो हमारा रेजिस्टेंस। आगे बात करते हैं हेड हार्डनेस मशीन तो यहाँ पे हाई हीट टूल गर्म होगा और गर्म होकर लगभग हेड कंडीशन तब भी लो टेम्परेचर। लेकिन हेड हार्डनेस अगर टूल अपनी प्रॉपर्टी रखे ऐसी प्रॉपर्टी को रेड हार्डनेस बोलते हैं। कुछ एलॉइंग एलिमेंट मिलाते हैं टूल की रेड हार्डनेस के लिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे डियर, देखिए हाई स्पीड मशीनिंग में हाई टेम्परेचर जनरेट होगा, टूल में रेड हार्डनेस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं टफनेस। टफनेस जब कटिंग स्पीड बढ़ेगा तो वाइब्रेशन एंड शॉकिंग से अगर हाई वाइब्रेशन हाई शॉक आपके टूल तो अब अगर टूल में टफनेस नहीं था तो क्रैक कर उस केस में हमारे टूल में टफनेस आगे बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन बात हो रही है द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू ऑफर इन काउंट का मतलब ये है दी एबिलिटी ऑफ टूल मटेरियल की क्या होगी फॉर रेजिस्टेंट। हमारे टूल मटेरियल ऐसी क्षमता तो क्या करेगी रेजिस्टेंट इंक्रीज करेगी हैपनिंग एट टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर भी
सॉफ्टनिंग हमारी क्या करेगी, रखेगी एट एलिवेटेड टेम्परेचर, एलिवेटेड हमारा उस समय तो आपका क्या हो जाए, रेड हार्डनेस, रेड हार्डनेस, रेड हार्डनेस का मतलब क्या हो जाए डियर, तो आपका जो टेम्परेचर तक हीटअप हो जाए। आप किसी भी वर्कपीस को जब हीट टूल तो उसकी स्ट्रेंथ होती है, तो उस मटेरियल में कुछ ऐसे एलॉइंग एलिमेंट मिला देते हैं जिससे हाई टेम्परेचर पर भी यह टूल अपने प्रॉपर्टीज को रिटेन करता रहे। इसी को हम लोग कहते हैं रेड हार्डनेस, रेड हार्डनेस या हॉट हार्डनेस। तो क्या है कि अपने सॉफ्टनिंग प्रॉपर्टीज को एलिवेटेड टेम्परेचर पर भी हमारा मटेरियल एबल करे या बनाए रखे, ऐसी प्रॉपर्टी रेड हार्डनेस। थर्ड क्वेश्चन, of the following given correct order of increasing hot hardness of cutting। तो निम्न में कटिंग टूल मटेरियल दिए गए हैं, है और कार्बाइड है। अब इन हॉट हार्डनेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो देखिए जिसकी सबसे ज्यादा हार्डनेस और स्ट्रेंथ होगी, हॉट हार्डनेस सबसे ज्यादा होती है। और डायमंड लगभग 1500 डिग्री से 2000 डिग्री करते समय, इसका मतलब डायमंड की रेड हार्डनेस ज्यादा होती है। तो अब हमें क्या है का इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखिए विच ऑफ द following given correct order of increasing hot hardness of cutting tool metal। hot hardness की बात करेगा, रेड हार्डनेस की बात नहीं कर रहा है। जब रेड हार्डनेस होता है तो डायमंड का, हॉट हार्डनेस में क्या होगा, डायमंड कम होगा, ज्यादा कार्बाइड होगा और उससे ज्यादा आपकी हॉट हार्डनेस हाई स्पीड स्टील, सबसे ज्यादा आपकी किस में होगी, हाई स्पीड, ऐसा होगा कार्बाइड, देन आपका हाई स्पीड स्टील, देन आप हाई कार्बन स्टील। इस तरीके से इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, मतलब इसका ऑप्शन आपका। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइडिया, द मोस्ट commonly used tool material for all purpose 18 हाई कंटेंट। अब हम ये देखते हैं डियर, जो हाई स्पीड स्टील जो हमारा होता है, जिसे हम लोग HSS कहते हैं, कैटेगरी हाइड करते हैं। फर्स्ट 18/4 और सेकेंड 18/8। फर्स्ट 18/4 में जो होता है डियर 18% टंगस्टन होता है, टंगस्टन का प्रतीक सिंबल आपका डब, 4% आपका क्रोमियम होता है और 1 का वेनेडियम होता है। अब यहाँ पे 18/8 में 18% क्रोमियम और 8%, तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ ये पूछा गया है 18/4 में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, तो 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% वेनेडियम। 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम एंड 1% आपका वेनेडियम, ऑप्शन करेक्ट। बाकी आपके अलग है, देखिए 18% हम कह रहा है, 18% टंगस्टन के साथ 4% बाल्ट कह रहा है और यहाँ पे 18% मॉलिब्डेनम कह रहा है। इस तरीके से इसका करेक्ट ऑप्शन
करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है डियर, हाई स्पीड स्टील टूल मटेरियल कंटेन्स परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो देखिए डियर, जो हमारा हाई स्टील होगा इसमें हमारा क्या होता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन लगभग 0.6 से 0.9 या 0 से 0.1 या 0.7 से 0.1 के बीच में होता है। और लो कार्बन स्टील हमारा क्या होता था, 0.6 0.3 से 0.6 के बीच में होता था। मीडियम कार्बन में थोड़ा सा उससे ज्यादा होता था। हाई कार्बन में 1.5% तक या 2% तक कार्बन होता है। और 2% के ऊपर परसेंटेज ऑफ कार्बन आ तो हमारा आ जाएगा कास्ट, हमारा और कास्ट आयरन होता है। हाई स्पीड स्टील में 2 से 4% नहीं होगा। ये तीनों आपके कास्ट आयरन की कैटेगरी में है। ऑलवेज आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो आपको विदाउट सोचे समझे ही आपका आंसर मिल जाएगा। जब यहाँ पर भी इसके नजदीक वैल्यू वेरिएट करने तब आपको डाउट लगता है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 0.1% कार्बन आप ठीक। देन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 आपका कहना है सैटेलाइट या स्टेलाइट टूल इज ट्रेड नेम ऑफ। तो अब देखिए डियर, स्टेलाइट टूल आपका क्या होता है, ये आपका नॉन फेरस कास्ट एलाइट का, स्टेलाइट टूल आपका नॉन फेरस कास्ट एलाइट टूल का बना होता है। सर आपको क्या हो जाएगा, स्टेलाइट टूल आपको मैंने आया हुआ आपको अच्छे से। नंबर 7 की बात करते हैं। तो 7 में आपका कह रहा है सिरेमिक टिप आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम। सिरेमिक का जो टिप हमारा होता है डियर, वो हमारा इसका बनाया जाता है। तो ये हमारा बनाया जाता है, देखिए सिरेमिक टिप। सबसे पहले देखिए कि ये टिप कैसा होता है। ये हमारा हो गया सब हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एक टिप लगाते हैं। टिप कैसी लगाते हैं, इस टिप को यहाँ पर ले आकर ऐसा हम ऐसा इसको हम फिट कर देते हैं। यह कटिंग एज आपकी हो जाती है साइड कटिंग, और ये वाली कटिंग एज आपकी हो जाती है एंड कटिंग एज। अब यहाँ पे क्या होगा डियर, ये साइड कटिंग एज हो गई, ये एंड कटिंग एज हो गई। इसी को बोलते हैं टूल बिट। इसको हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। ये जो बाकी का बचा हुआ पार्ट होता है इसे बोलते हैं बॉडी का, बॉडी या टैंक। अब यहाँ देखिए, इसको यहाँ पे फिट करने के लिए, इस टूल बिट को यहाँ पे फिट करने के लिए हम लोग किस ऑपरेशन, रेजिंग ऑपरेशन करते हैं। बाय द यूज ऑफ रेजिंग ऑपरेशन फिट कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, इस टिप को बनाने के लिए, इस टूल के फिट को बनाने के लिए टंगस्टन पाउडर का यूज, कार्बन पाउडर का यूज, एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाउडर का यूज। अब यहाँ पे देखिए, इस टूल की बिट को बनाने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 के पाउडर का करते हैं सिरेमिक टिप को प्रोड्यूस करने के। ये हमारा इसका ऑप्शन क्या, ये कह रहा है बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड सीमेंटेड कार्बाइड। इसका ऑप्शन आपको बता, कोबाल्ट इज यूज्ड एज ए बाइंडिंग मटेरियल
बाइंडिंग मटेरियल इन cemented कार्बाइड टूल। सीमेंटेड कार्बाइड टूल में हम लोग कोबाल्ट को एज ए बाइंडर हैं। हमारा आंसर हो जाएगा डियर कोबाल्ट। यहाँ केवल यही पूछा था बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन सीमेंटेड कार्बाइड टूल। सीमेंटेड कार्बाइड बाइंडर के रूप में कोबाल्ट का यूज, ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट। देन 9 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग टूल बिट्स आर मेड बाय पाउडर मेटलर्जी। पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस को किस टाइप के को बनाते हैं। यहाँ देखिए जो सिरेमिक आपका होता है डियर, अभी जैसे पहले हमने आपको बताया कि जो सिरेमिक टिप है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के पाउडर का यूज करके बनाया जाता है। और यह किस मेथड से बनाया जाता है, पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस से बनाया जाता है। और पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस से बनाने के बाद इस बिट को यहाँ पे लाते हैं, तो इस बिट को किस प्रोसेस से इस पे फ्रेजिंग। अब यहाँ देखिए यही पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग टूल्स बिट आर मेड बाय पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस। कौन सा टूल बिट आपका पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस से बनाया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा सिरेमिक टूल। अब पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस क्या होता है डियर, सबसे पहले हम क्या करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का पाउडर प्रिपेयर करते हैं। अब ये जो पाउडर हमारे पास होता है वह जिस शेप का बिट हमें बनाना होता है उसका रखते हैं और इसके ऊपर एक डाई लगाकर तो हम लोग कंप्रेस डाई करते हैं। जब इस पाउडर को इसमें भरते हैं, भरने के बाद हम लोग क्या करते हैं ब्लेंडिंग ऑपरेशन करते हैं। देन पहले हम लोग पाउडर बनाते हैं, देन हम लोग ब्लेंडिंग ऑपरेशन करते हैं ताकि छोटे मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल प्रॉपर होमोजेनियस मिक्स हो जाए। देन ब्लेंडिंग ऑपरेशन के बाद हम लोग इसे क्या करते हैं कॉम्पैक्ट करते हैं, यानी कि प्रेसिंग ऑपरेशन। प्रेसिंग या इसी को बोलते हैं कॉम्पैक्टिंग ऑपरेशन करते हैं। तो प्रेस करते हैं जिस शेप का हमारा डाई होता है उसी से पाउडर कंप्रेस होकर आए। देन उस वर्कपीस को उसी के अंदर अब हम लोग क्या करते हैं हीट प्रोवाइड कराकर उसे गर्म कर लेते हैं, इससे उसकी स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज हो जाती है। स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग सिंटरिंग प्रोसेस। आप सिंटरिंग प्रोसेस करके फुल बिट को बाहर निकाल लेंगे। अगर उसकी एज वगैरह प्रिपेयर करना हम लोग उस पर क्या करेंगे मशीनिंग। ये मशीनिंग वाला टर्म हमारा ये कर भी सकते हैं में और में, या तो हम मशीनिंग करेंगे या तो हम मशीनिंग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हमारा होता है। Steel should not be for grinding। एक हमारा डायमंड तो व्हील डायमंड। अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि डायमंड व्हील शुड नॉट बी यूज फॉर ग्राइंडिंग स्टील। अभी जो हमारा ये व्हील में एब्रेसिव पार्टिकल्स हर जगह पे एब्रेसिव पार्टिकल्स लगे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वर्कपीस
और ये वर्कपीस हमारा किसका बनेगा, स्टील का। तो अब यहाँ डियर देखिए, जब इस स्टील के वर्कपीस को इस डायमंड व्हील से ग्राइंड करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, डायमंड के मॉलिक्यूल इस स्टील के साथ, स्टील में क्या होगा, स्टील में देखिए हम ये जानते हैं, स्टील में क्या होगा, आयरन के कंटेंट फिक्स होंगे, आयरन के साथ में कार्बन के पार्टिकल्स फिक्स होंगे, कार्बन के साथ में ग्रेफाइट के पार्टिकल्स फिक्स होंगे। इतने तो लगभग पार्टिकल्स आपके होते हैं। फिर और एडिटिव मिलाकर हम इसको क्या बना देते हैं, और हम एलॉइंग एलिमेंट मिलाकर स्ट्रेंथ को, प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा डियर, ये जो ग्रेफाइट पार्टिकल्स है ये डायमंड के साथ रिएक्ट करके डायमंड को क्या बनाता है, एलोट्रॉपिक मटेरियल बनाना शुरू कर, एलोट्रॉपिक मटेरियल बनाना शुरू कर देता है। एलोट्रॉपिक मटेरियल वह डिफरेंट टेम्परेचर पर अपने डिफरेंट not be used for finding component। स्टील वहाँ पे हम लोग ग्राइंडर व्हील में, उस ग्राइंडर व्हील में हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड या सिरेमिक कार्बाइड के डस्ट पार्टिकल्स को यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, डायमंड व्हील का यूज करेंगे, नॉन फेरस मटेरियल। इसका मतलब यह स्टेटमेंट हमारा नॉट और ग्राइंड because of graphite made alotropic of diamond। अब इसमें दोनों हमें पढ़ने हैं, दोनों के अकॉर्डिंग हमें ये देखना है क्या दोनों। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कहना है, नॉन फेरस मटेरियल आर बेस्ट मशीन विथ डायमंड। अभी जैसे मैंने बताया कि डायमंड से आप फेरस मटेरियल मशीन नहीं करते हैं या ग्राइंडिंग नहीं करते हैं। डायमंड इज बेस्ट सुटेड फॉर नॉन फेरस मटेरियल लाइक दैट ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर, सिल्वर। इनकी मशीनिंग या इनकी टर्निंग या इनकी ग्राइंडिंग हम लोग डायमंड से करते हैं। देन रीजन आपका कह रहा है कि डायमंड टूल आर सुटेबल फॉर हाई स्पीड मशीन। अच्छा देखिए, अगर यहाँ पे कह देता कि डायमंड टूल नॉन फेरस मटेरियल के लिए यूज करते हैं और नीचे लिख देता कि डायमंड टूल है डायमंड मटेरियल एलोट्रॉपिक मटेरियल, तो हम क्या करते, तब यहाँ पे यह सीधे सीधे एक्सप्लेन करता है इस पॉइंट को, क्योंकि डायमंड एक एलोट्रॉपिक मटेरियल, इसीलिए डायमंड टूल को केवल और केवल नॉन फेरस मटेरियल करो। और जो पहले वाले पॉइंट का, लेकिन यहाँ का पॉइंट डायमंड टूल आर सुटेबल फॉर हाई मशीनिंग, हाई ज्यादा स्ट्रेंथ होगी और लगभग कितनी होगी 2500 और कटिंग काफी ज्यादा और सबसे ज्यादा कटिंग स्पीड, हाई कटिंग स्पीड हम लोग यहाँ पे पॉइंट तो आपका सही, रीजन आपका करेक्ट कह रहा है, डायमंड टू आर सुटेबल हाई स्पीड मशीनिंग, लेकिन हाई स्पीड का नॉन फेरस का मतलब भी आपका करेक्ट है। इसका मतलब
आपका देखिए ऑप्शन ए है बोथ एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी कह रहा है बोथ ए एंड आर बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है डियर कंसीडर द फॉलोइंग टूल मटेरियल, निम्न टूल मटेरियल को आप कंसीडर करिए, उसके अकॉर्डिंग द करेक्ट सेक्शंस ऑफ दीज टूल मटेरियल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिटन हॉट हार्डनेस। अब यहाँ पे देखिए हॉट हार्डनेस के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुटअप करना है। तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्या क्या है, कार्बाइड है, सिरेमिक है, और ये आपका सिरमेट भी एक मटेरियल, कोराजोन भी मैंने आपको बताया है। ये सब आपके क्या होते हैं, मटेरियल होते हैं, टूल बनाते हैं। तो इसे आप याद रख लीजिएगा। देखिए कार्बाइड के पहले आपके हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील के पहले हाई कार्बन स्टील। तो अगर हम हॉट हार्डनेस ऑर्डर की बात करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आपका होगा हाई हाई का, फिर उसके बाद होगा, फिर उसके बाद आता है कार्बाइड, कार्बाइड के बाद फिर आपका आता है एक आपका मतलब ऐसे सिरेमिक मटेरियल जिसे हम, इसके बाद आपका आता है सिरेमिक, फिर आपका आता है या सिरेमिक का एक प्रतिरूप, फिर आपका आता है सिरेमिक, सिरेमिक के बाद फिर आपका कोराजोन मटेरियल आता है। देन अब आपके आ जाएंगे कार्बाइड के बाद ये सिरेमिक हो गया, अब इसके बाद आ जाएंगे क्यूबिक बोरॉन, टाइट टू, फिर इसके बाद डायमंड। तो इस तरीके से इसका ऑर्डर बढ़ आपका हो जाएगा, ये कार्बाइड होगा, फिर सिरेमिक सिरेमिक होगा, 1 2 3 इस तरीके ऑर्डर होगा। दैट मीन्स ऑप्शन का करेक्ट होगा, ये हमारा ऑप्शन है करेक्ट। बढ़ते हैं नंबर 13 कह रहा है प्लैंक वियर अकर्स ऑन द, प्लैंक वियर कहाँ पे होगा, जब हम वियर की बात करते हैं पर आपका पहला आपका होता है वियर और दूसरा आपका होता है प्लैंक वियर, क्रेटर वियर। और देखिए ये टूल हमारा हो गया। अब इस टूल में अगर चिप कर जा रही है अपने साथ टूल रैक फेस और टूल आपका ऐसे हो जाएगा। ये जो वियर आपको दिखा रैक फेस पर, दूसरे केस में ये मशीन, अब ये टूल इस मशीन सरफेस पर टच होगा शुरू ऐसे बैंक भी आपका इस तरीके का क्रिएटर वियर आपका टूल बैक फेस या टूल फेस पर है, आपका टूल पर बैंक फेस आपकी साइड पे भी, एंड पे भी आपकी दो, ये हमारा या तो इंड फ्लैग कह रहा है टैंक वियर अकर्स ऑन द बैक फेस द नोज ऑफ द टूल द कटिंग
होगा रिलीफ। रिलीफ का मतलब यही होता है, देखिए जो हमारा रिलीफ एंगल हमारे फेस पे भी रिलीफ वाला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। रिलीफ फेस ताकि वर्कपीस का मटेरियल टूल के फ्लैंक फेस से कांटेक्ट ना हो, जिससे ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट ना होगा और मशीन्ड सरफेस इलास्टिक रिकवरी हमारी, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा जाए। ये कह रहा है डियर फ्लैंक वियर occurs mainly on which of the tool of the following। फ्लैंक वियर आपका मेनली कहाँ पे होगा, तो ये टूल हो गया, ये फ्लैंक वियर होता है। अब ये मेनली होता तो है टूल के फ्लैंक फेस पे, और क्यों होता है, क्योंकि जब हम मशीनिंग करते हैं यहाँ पे क्या होता है, मशीन्ड सरफेस आपका क्या करता है, टूल की फ्लैंक फेस कांटेक्ट करके इस आउटपुट, ये हमारा फ्लैंक वियर अकर्स मेनली विच। ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है नोज पार्ट एंड टॉप फेस। देखिए कह रहा है नोज पार्ट एंड टॉप फेस। नोज पार्ट आपका क्या हो गया डियर, अगर हम देखें तो चलिए एक 3D टूल या फिर ऐसा टूल, ये हो गया नोज पार्ट एंड ये आपका होता है टॉप फेस, ये आपका होता है साइड फ्लैंक, और ये जो नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है ये आपका होता है एंड। तो आपका देखिए फ्लैंक बियर नोज पार्ट और टॉप फेस के बीच में नहीं होता है। नोज पार्ट और टॉप फेस पे जो बियर आएगा वो होगा आपका राइट, तब आपका क्रेटर बियर हो गया। सेकंड आपका है कटिंग एज वनली। यह केवल और केवल कटिंग एज पे ही बियर आएगा ऐसा नहीं है, यह यहाँ पे पूरे के पूरे फ्लैंक फेस बियर। नेक्स्ट आपका कह रहा है नोज पार्ट फ्रॉम अ फ्रंट रिलीफ फेस एंड साइड रिलीफ फेस ऑफ द। तो ये जो बियर आएगा ये साइड रिलीफ पे भी आएगा और नीचे से देखेंगे तो नीचे वाली फेस पर भी आएगा, मतलब साइड रिलीफ और एंड रिलीफ दोनों पर आपका फ्लैंक बियर, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नोज पार्ट पे भी आएगा, फ्रंट रिलीफ यानी कि साइड रिलीफ फेस पे, इन रिलीफ और साइड रिलीफ फेस आपका। आगे बात करते हैं पर 15 पे कह रहा है ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ टूल वियर रैपिड डिटोरिएशन ऑफ टूल एज टेक्स प्लेस बिकॉज। अब देखिए सबसे पहले क्या है, ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट, मतलब इस स्टेटमेंट को आप, अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये 4 पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, इन चारों पॉइंट को देखिए कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये चारों पॉइंट में से विच ऑफ द स्टेटमेंट इज एबव आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट। तो पहले हम ये देख लेते हैं ये हमारा क्या कह रहा है। देखिए ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज ऑफ टूल वियर। अब थर्ड स्टेज ऑफ टूल वियर का मतलब ये हो गया, देखिए मशीनिंग हो रही है, अब ये आपका क्या हो गया, ये चिप आपकी ऐसी जा रही है, ये वियर हो गया, ये वियर हो गया और इसके नीचे ऐसे। अब इन वियर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, कह रहा है रैपिड डिटोरिएशन ऑफ टूल एज टेक्स प्लेस बिकॉज। क्यों आपका टूल आपका क्या होगा, रैपिड आपका घिस रहा है, इसका मेन रीजन आपका क्या है। फर्स्ट आपका कह रहा है फ्लैंक वियर इज ओनली मार्जिनल, सेकंड आपका कह रहा है फ्लैंक वियर इज लार्ज, और थर्ड आपका कह रहा है टेम्परेचर ऑफ द टूल इंक्रीज ग्रेजुअली, और फोर्थ आपका कह रहा है टेम्परेचर ऑफ द टूल इंक्रीज, मतलब जैसे डिस्ट्रैक्टली यानी कि ये हमारा अचानक, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा, डिस्ट्रैक्टली मतलब अचानक से टेम्परेचर।
तो यहाँ देखिए डिटोरिएशन ऑफ टूल एज, टूल एज जो आपकी यहाँ पे ये जो आपका वियर हो रहा है, ये जो आप देख रहे हो ये टूल की एज, ये टूल की एज अचानक से वियर तब होगी जब टेम्परेचर बहुत तेजी से अचानक से क्या हो जाए, हाई हो जाए। अगर टेम्परेचर अचानक से हाई हो जाएगा तो ये टूल वियर आपका यहाँ से भी घिसना शुरू होगा और ये भी वियर होना शुरू हो जाएगा। तो पहला तो आपका ये रीजन होता है, मतलब हम कह रहे हैं टेम्परेचर ऑफ द टूल इंक्रीज, ग्रेजुअल नहीं होगा, ग्रेजुअल होगा तो वह अपने रिटर्न हार्डनेस में इंक्रीज करता रहेगा, बराबर मेंटेन रखेगा। हॉट हार्डनेस की वजह से वह उसके प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखेगा। लेकिन टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा सडनली तो उस समय आपका क्या होगा, यह वियर जनरेट करेगा। तो मतलब हम फोर्थ पॉइंट को करेक्ट मान। अब फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड हमारा इनकरेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड में देखते हैं फ्लैंक वियर ओनली मार्जिनल, मतलब बहुत स्मॉल होगा। तो ये क्या होगा डियर, ऐसे केस में फ्लैंक वियर आपका लार्ज होता है, लार्ज फ्लैंक वियर होता है। और इसीलिए जब टूल लाइफ हम कंसीडर करते हैं तो टूल लाइफ में हम क्या करते हैं, इसको देखो क्रेटर वियर हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है विड्थ ऑफ, मतलब डेप्थ ऑफ टूल पे वियर मेजर करते हैं, जो कि स्मॉल होता है, इसे हम मेजर नहीं करते हैं। टूल लाइफ के लिए हम केवल फ्लैंक वियर को कंसीडर करते हैं जो आपका विड्थ ऑफ कटिंग एज के बराबर होता है, और वो कैसा होता है, लार्ज वियर। हमारा पॉइंट 2 भी करेक्ट होगा और पॉइंट 4 का मतलब पॉइंट 2 एंड 4 करेक्ट ऑप्शन सही करेंगे। ए में है 1 एंड 3, बी में है 2 एंड 4, दैट मीन्स 3 ऑप्शन आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 16। ये कह रहा है विच पार्ट ऑफ द कटिंग टूल इज प्रोन टू क्रेटर वियर, निम्न में से कौन सा पार्ट आपका क्रेटर वियर होगा। तो क्रेटर वियर आपको हमने बताया यहीं पे वियर होगा, इस वाले पार्ट में, और ये वाला पार्ट आपका क्या है, बैक फेस, जिसे हम लोग केवल फेस के नाम से भी, और ये वाले पार्ट में अगर वियर होता ये फ्लैंक वियर होता, और ये साइड फ्लैंक पे होता, और अगर नीचे होता तो आपका कहाँ होता, एंड फ्लैंक पर। ये हमारा हो गया। इसमें क्या पूछ रहा है, कटिंग टूल इज प्रोन टू क्रेटर वियर, तो क्रेटर वियर आपका कहाँ पे होगा, आपका होगा बैक फेस या फेस पे होगा, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये हमारा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्रेटर वियर ऑन टूल ऑलवेज स्टार्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टूल टिप बिकॉज एट द पॉइंट। अब देखिए क्रेटर वियर कहाँ पे होता है, देखिए 2 to 3 mm अवे फ्रॉम कटिंग एज। ये जो कटिंग एज है, ये जो कटिंग एज है इससे 2 से 3 mm यहाँ से स्टार्ट होता है क्रेटर वियर, यहाँ से स्टार्ट होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर आपका कहाँ होता है, 2 to 3 mm अवे फ्रॉम कटिंग एज, फ्रॉम कटिंग एज 2 से 3 mm कटिंग एज से दूरी पर हमारा हाई टेम्परेचर जनरेट होता है। इस वजह से क्रेटर वियर आपका कटिंग एज से 2 to 3 mm अवे हमारा जनरेट होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है क्रेटर वियर ऑन टूल ऑलवेज स्टार्ट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पर टूल टिप से जनरेट होता है, क्यों, ऐसा इसलिए होता है। पॉइंट 1 कह रहा है कटिंग फ्लूइड डज नॉट पेनिट्रेट, क्योंकि कटिंग फ्लूइड उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं होता है। ये रीजन कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बी कह रहा है नॉर्मल स्ट्रेस ऑन रैक फेस, स्ट्रेस नॉर्मल हो या टेंडेंशियल हो। सी कह रहा है टेम्परेचर इज मैक्सिमम, क्योंकि 2 से 3 mm पे मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा जनरेट, का मतलब ऑप्शन सी का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है क्रेटर
वियर इज प्रीडोमिनेंट इन। अच्छा, क्रेटर वियर किस में होता है? तो अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हमने देखा है, आपको बार बार बताया है, टंगस्टन कार्बाइड के टूल को जो हम बनाते हैं उसमें क्रेटर वियर आपका प्रीडोमिनेंट मतलब होता है। ये हमारा होता है क्रेटर वियर इज प्रीडोमिनेंट इन कार्बाइड स्टील टूल या टंगस्टन कार्बाइड। ये हमारा होता है डियर टंगस्टन कार्बाइड स्टील टूल में क्रेटर वियर प्रीडोमिनेंट। नेक्स्ट, टूल लाइफ इन जनरली स्पेसिफाइड बाय। तो टूल लाइफ आपका क्या होता है? वो टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है BT के पावर n इज इक्वल C, जहाँ पर B आपका होता है कटिंग स्पीड, T आपका होता है टूल लाइफ या जिसे हम मशीन टाइम भी बोलते हैं, टूल लाइफ, n आपका होता है टेलर्स एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, टेलर्स एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, और C आपका होता है टेलर कांस्टेंट। ये भी आपका टेलर कांस्टेंट होता है, टेलर्स कांस्टेंट। बस अंतर इतना होता है कि n आपका डिपेंड करता है, n इज डिपेंड ऑन टूल मटेरियल एंड C इज डिपेंड अपॉन वर्कपीस मटेरियल। n की वैल्यू हमने आपको बताई थी, स्टील के लिए 0.2 से 0.4 होगा, कार्बाइड के लिए 0.4 से 0.55, सिरेमिक के लिए 0.5 से 0.7 और डायमंड के लिए 0.9। इस तरीके से n की वैल्यू हमने आपको बता रखी है। तो यही आपका होता है टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, जिसमें टूल लाइफ आपकी क्या होती है? जैसे एक टूल हमने कंपनी से परचेज किया, इस पे ये जो कटिंग एज आपकी पहले से शार्प होकर मिलती हैं। अब मशीनिंग किया, 10 घंटे तक मशीनिंग किया लगातार, 10 घंटे तक मशीनिंग करने के बाद इसकी एज आपकी डल हो गई, तो दोबारा इसे हम क्या करेंगे? रीग्राइंड करेंगे ताकि इसकी एज शार्प हो जाए। फिर से एज हमारी यही शार्प हो गई, फिर उससे हम लगातार मशीनिंग करेंगे, फिर आपका 10 आवर्स मशीनिंग हुआ, फिर उसकी एज डल हो गई, तो फिर रीग्राइंड करेंगे। तो क्या होता है कि दो रीग्राइंड के बीच के सक्सेसिव टाइम को, सक्सेसिव मतलब जितनी देर तक टूल केवल वर्क करे। अगर मान लो 10 घंटे वर्क किया और 2 घंटे हमने इसमें क्या किया है? रेस्ट किया है, वेट किया है, तो दो सक्सेसिव रीग्राइंड के बीच में टोटल टाइम 12 घंटे हो जाएगा, 12 आवर्स हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल का मशीनिंग टाइम केवल और केवल 10 आवर्स हो। तो दो सक्सेसिव रीग्राइंड के बीच के एक्चुअल टाइम को ही हम लोग सक्सेसिव टाइम बोलते हैं, तो उसी को हम लोग टूल लाइफ बोलते हैं। एक टूल का जीवन काल होता है। चलिए, अब ये कह रहा है टूल लाइफ इन जनरली स्पेसिफाइड बाय, किससे हम लोग टूल लाइफ को स्पेसिफाई करते हैं? फर्स्ट देखें, नंबर ऑफ पीस मशीन्ड, सेकेंड वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव्ड, और थर्ड एक्चुअल कटिंग। तो तीनों से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डियर। देखो, एक टूल हो गया, एक टूल के अगर दो सक्सेसिव रीग्राइंड के बीच में, टू सक्सेसिव रीग्राइंड के बीच में हम लोग यूनिट ऑफ जो टूल लाइफ बोले थे, तो कितना नंबर ऑफ कंपोनेंट हम लोग रीग्राइंड कट कर ले रहे हैं, ये हमारा होता है। और अगर वर्कपीस बहुत हैवी हो तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हम लोग देखते हैं कि कितना वॉल्यूम हम लोग रिमूव कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ रिमूवल मटेरियल। और थर्ड हम लोग देखेंगे कि कितना कटिंग टाइम दैट मीन्स चाहे वह मिनट में हो, चाहे वह आवर्स में हो, या डेज में हो, या ईयर में हो, ये हमारा टूल लाइफ का यूनिट। इसका मतलब
टूल लाइफ रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ पीस पर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूवल एंड एक्चुअल कटिंग। एक्चुअल कटिंग टाइम का मतलब जो वेटिंग और रेस्टिंग टाइम होता है उसे नेग्लेक्ट करें। तो एनी ऑफ द एबव, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है टूल लाइफ इन द केस ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील इज द टाइम। एक ग्राइंडिंग व्हील हमारा है, एक ग्राइंडिंग व्हील है, इसकी टूल लाइफ हमारी क्या होगी? तो अब समझते हैं क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बिटवीन टू सक्सेसिव व्हील लोडिंग। लोडिंग का मतलब देखिए क्या होता है, जब ग्राइंडिंग व्हील हम ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं, जैसे ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं, ये हमारा क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील की एज होती है। अब इस एज को हम लोग इतना ज़्यादा बड़ा दिखा रहे हैं, ऐसी नहीं होती है। लेकिन जब मेटल रिमूव होता है डियर, तो इन एज में क्या होते हैं, वर्कपीस के मटेरियल आकर इस तरीके से चिपक जाते हैं, इस तरीके से चिपक जाते हैं। तो ऐसे व्हील को लोडेड व्हील बोलते हैं, ऐसे व्हील को लोडेड ग्राइंडर व्हील बोलते हैं। और ग्राइंडिंग करते करते जब इनकी एज हमारी टूट जाए और ग्राइंडर व्हील बिल्कुल प्लेन हो जाए, तो उस समय हमारा क्या होगा, ग्राइंडिंग नहीं हो पाएगा। तो ऐसे व्हील को हम लोग बोलते हैं ग्लेजिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तब हम जब इसकी एज टूट जाएगी तब हम उसे बोलते हैं ग्लेजिंग। ग्लेजिंग मतलब ग्लेजिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ग्लेजिंग मतलब चमकना, ग्राइंडिंग व्हील, ये हमारा होता है ग्लेजिंग और लोडिंग। तो लोडिंग आपका नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट कह रहा है टेकन फॉर द व्हील टू बी बैलेंस। तो व्हील के बैलेंसिंग से कोई रिलेशन नहीं है व्हील के लाइफ का। थर्ड कह रहा है टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव व्हील ड्रेसिंग। अच्छा, ड्रेसिंग क्या होता है? चलिए, हम जैसे टूल की एज को शार्पनेस करने के लिए रीग्राइंड करते हैं, लेकिन ग्राइंडर व्हील की अगर एज हमारी क्या हो जाए, डल हो जाए, या उसके बीच में ये मॉलिक्यूल्स आपके वर्कपीस के आके बैठ जाएं, तो इन्हें बाहर निकालना है, तभी तो इसकी एज हमें शार्पनेस मिलेगी। अब इस लोडेड व्हील के अंदर बैठे हुए वर्कपीस के मटेरियल को बाहर निकालने के लिए जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उसे कहते हैं ड्रेसिंग ऑपरेशन। तो जब ड्रेसिंग कर लेंगे तो फिर से इसकी एज मेटल को रिमूव करने के लिए एक्टिव हो जाएगी। तो इसका मतलब डियर हमारा क्या होगा, यही ऑप्शन करेक्ट हो, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में आपका कह रहा है डियर इन टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन Pt की पावर n, Pt टू द पावर n, द कांस्टेंट n and c डिपेंड अपॉन वर्क पीस मटेरियल, टूल मटेरियल, कूलेंट। तो n और c देखें, n और c जो डिपेंड करता है, मैनुअली डिपेंड करते हैं वर्क पीस मटेरियल, टूल मटेरियल, और हमारा मेनली इन दोनों पे डिपेंड करते हैं। लेकिन कूलेंट पर भी n और c की वैल्यू कुछ डिपेंड करती है, क्योंकि कूलेंट से हमारा क्या होता है, हीट जनरेशन कम होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, जिससे हमारा कटिंग स्पीड वगैरह पे भी इफेक्ट आता है, टूल लाइफ हमारी घटती और बढ़ती है। तो इसका मतलब कूलेंट भी इन तीनों पर हमारा n एंड c की वैल्यू डिपेंड करती है। यहाँ देखिए ये हो गया 1, 2 एंड 3, तीनों पे हमारी n की वैल्यू डिपेंड करती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है डियर एक एसर्शन है और एक रीजन है, जिसमें हम लोगों को क्या करना है। देखिए पहले एसर्शन देखते हैं, फिर रीजन देखते हैं कि क्या एसर्शन के अकॉर्डिंग रीजन हमारा सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो यहाँ पे देखिए टूल लाइफ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्लैंक वियर रेदर देन क्रेटर वियर। तो हमने आपको बताया है कि टूल लाइफ, देखिए यहाँ जो वियर आएगा
वो क्रेटर वियर आएगा और यहाँ जो वियर आएगा वो फ्लैंक वियर आएगा। क्रेटर वियर को मेजर करने के लिए डेप्थ ऑफ वियर में मेजर करेंगे, डेप्थ में मेजर करेंगे, और फ्लैंक वियर को मेजर करने के लिए विड्थ ऑफ कटिंग टूल से मेजर करते हैं। इसीलिए क्रेटर वियर को हम लोग टूल लाइफ के लिए कंसीडर नहीं करते हैं। टूल लाइफ के लिए हम लोग किसको कंसीडर करते हैं? फ्लैंक वियर को कंसीडर करते हैं। तो यहां कह रहा है टूल लाइफ इज एक्सप्रेस्ड, टूल लाइफ को अगर हमें एक्सप्रेस करना हो या मेजर करना हो तो टर्म्स ऑफ फ्लैंक वियर के टर्म्स से हम लोग मेजर करते हैं रेदर देन, जबकि क्रेटर वियर को हम लोग मेजर नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट बात का है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो। बात करते हैं सेकंड रीजन की। तो रीजन हमारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है मेजरमेंट ऑफ फ्लैंक वियर इज सिंपल एंड मोर एक्यूरेट। क्योंकि हम क्या करते हैं, फ्लैंक वियर को इसकी विड्थ में मेजर करते हैं। यह हमारा क्या होता है? सिंपल होता है और इजीली मेजरमेंट हो जाता है। तो इसका मतलब ये रीजन भी हमारा करेक्ट होगा, और सिंपल और इजी मेजरमेंट होने के कारण ही हम लोग टूल लाइफ को फ्लैंक वियर के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका मतलब आपका रीजन करेक्ट भी है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो यहां से देखिए आपने कोरिलेट किया और इस हिसाब से आपका ए और बी दोनों करेक्ट होगा और बी आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देगा। ऑप्शन ए आपका है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरह से ये हमारा आंसर सही हो जाए। आंसर आपका ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपका कह रहा है डियर व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर मैक्सिमम टू मिनिमम इन्फ्लुएंस ऑन टूल लाइफ। अब यहां देखिए कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, निम्न में से ये जितने पैरामीटर दिए गए हैं इनका करेक्ट सीक्वेंस बताइए, वो भी कैसा? टूल लाइफ ऑर्डर आपका मैक्सिमम टू मिनिमम, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम टूल लाइफ को प्रभावित करे, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना, और जो सबसे मिनिमम टूल लाइफ को प्रभावित। अब यहाँ पे देखिए फीड रेट है, डेप्थ ऑफ कट है, कटिंग स्पीड है। अब इन तीनों को अगर हम बढ़ाएं तो सबसे ज्यादा टूल लाइफ किससे प्रभावित होगी? देखिए कटिंग स्पीड बढ़ाने पर टूल लाइफ बहुत तेजी से डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब यह हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस होता है वो होता है कटिंग स्पीड, उससे कम आपकी जो टूल लाइफ प्रभावित होती है। तो फीड रेट ही आपका कटिंग स्पीड का एक लोअर वर्जन होता है। यह हमारा होता है फीड रेट। अब फीड रेट के बाद फिर उसके बाद डेप्थ ऑफ कट से भी हमारी टूल लाइफ प्रभावित होती है, लेकिन इससे फीड से कम, डेप्थ ऑफ कट। और एक और अगर दिया होता तो नोज रेडियस से सबसे कम आपकी टूल लाइफ अफेक्टेड होती है। अगर आपका ये भी दिया रहे तो सबसे कम नोज रेडियस आप, ये हमारा हो गया डियर टूल। मतलब आंसर आपका होगा कटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ ऑफ कट। कटिंग स्पीड दैट मीन्स आपका होगा 3, फिर आपका होगा 1 और फिर आपका होगा, ये हमारा हो गया करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टूल। इसका मतलब आंसर आपका क्या होगा 3 1 2, यहाँ 1 है, यहाँ 3 2 1 2 3 1, इसका मतलब 3 1 2 आपका 1 करेक्ट ऑप्शन। चलिए ये हमारा हो गया किसके लिए? टूल लाइफ के। अब देखिए इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 से लेके नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे डियर, अभी और भी हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो हमारे चैप्टर 1 से रिलेटेड हैं, सॉरी चैप्टर 2 से रिलेटेड हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे डियर,
नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे और जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन अभी हमारे बचे हुए हैं इन सबको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। हम होप करते हैं डियर कि आपको जितने क्वेश्चन हम सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करा रहे हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है, आपका सारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होता जाएगा। तो चलिए माय डियर, आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।